गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए और चलिए हम सभी सेशन को यहाँ पर शुरू करते हैं। तो सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते। आइए सभी बच्चे जल्दी से यहाँ पर और क्लास की हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं। जय हिंद सभी को। ऑडियो और वीडियो अगर ठीक है तो जल्दी से आप सभी बच्चे मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे कि ऑडियो और वीडियो बिल्कुल ठीक है या फिर नहीं है। तो आ जाएं सभी बच्चे एक बार जल्दी से और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि कल हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर टीथ के बारे में, ठीक है। और आज हम सभी यहाँ पर बात करेंगे उसके आगे का, अपनी जीभ के बारे में, अपने टंग के बारे में, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था कि आप सभी जब अपना मुख कैविटी देखते हैं, मुख गुहा जब आप सभी यहाँ पर देखते हैं तो आप सभी को क्या दिखाई देता है? अपनी जीभ यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है। जीभ की अगर आप यहाँ पर बात करो तो बहुत सिंपल है। जीभ की अगर आप बात करो तो आपका जो जीभ होता है वो बिल्कुल कैसा होता है? तो आंसर करना कि बिल्कुल एक मस्क्यूलर ऑर्गन होता है, यानी एक ऐसा यहाँ पर मस्क्यूलर ऑर्गन होता है, ठीक है। बच्चों आ जाओ जल्दी से। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, प्रणाम प्रणाम, आइए सभी बच्चे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो हमारी जीभ होती है वह एक मस्क्यूलर ऑर्गन होता है, यानी कि एक पेशीय अंग होता है। पीछे की तरफ से अटैच होता है ना, और आगे की तरफ से यह फ्री होता है, ठीक है। और आप सभी को यह बात भी यहाँ पर पता होगा कि जब हम बात करते हैं टंग बोन के बारे में तो जल्दी से सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि टंग बोन किसे कहा जाता है। सभी बच्चे जल्दी से एक बार मुझे बताएंगे कि टंग बोन किसे कहा जाता है। चलिए बच्चों बताओ फटाफट से, टंग बोन किसे कहा जाता है, बताइए। बिल्कुल ठीक बात। तो टंग बोन की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो टंग बोन क्या होता है, तो आंसर करना है कि टंग बोन जो होता है वो हायोइड बोन होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो टंग बोन की अगर आप यहाँ पर बात करो तो उसे हायोइड बोन के नाम से यहाँ पर जानते हैं। कहाँ पर पाया जाता है? हमारी जीभ के पीछे पाया जाता है। और आपको स्पेशल तौर पर यहाँ पर ध्यान में रखना है कि हमारे जीभ में कोई भी हड्डी नहीं होती है। तो हायोइड बोन को टंग बोन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वह जीभ के पीछे पाई जाती है और इसी वजह से उसको टंग बोन कह देते हैं। लेकिन जीभ में कोई भी हड्डी यहाँ पर नहीं पाई जाती है। आप अपनी जीभ को उठा करके कभी देखिएगा, ठीक है। आपकी जो जीभ होती है वह नीचे की तरफ से अटैच होती है। नमस्ते बेटा, आ जाओ सभी बच्चे, आ जाओ। थैंक यू सभी बच्चों को, थैंक यू। आइए सभी बच्चे। तो जीभ की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो जो जीभ होता है वह नीचे की ओर से क्या होता है? अटैच होता है। क्या होता है बेटा? अटैच होता है, नीचे की तरफ से अटैच होता है, ठीक है। और किसके माध्यम से अटैच होता है? तो देख सकते हो कि जैसे अगर आप अपनी जीभ को ऊपर की तरफ यहाँ पर क्या करें? फोल्ड करें, है ना। तो यहाँ पर नीचे की तरफ से आपको अटैचमेंट दिखाई दे रही है और इसको हम सभी कहते हैं लिंगवन फ्रेनुनम, ठीक है। तो यहां से प्रश्न आपका पूछ सकता है कि अगर आप अपनी जीभ को देखते हो तो आपकी जो जीभ होती है वह नीचे से अटैच होती है पीछे की तरफ से, और किस मांसपेशियों के द्वारा वह अटैच होती है? तो आपको आंसर करना है कि उस मांसपेशी को हम सभी क्या कहते हैं? लिंगवल फेनुनम के नाम से यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। जब कभी भी लिंगवल शब्द आता है तो हमेशा उसका मतलब होता है हमारी जीभ, ठीक है। जैसे कि अगर आप ओडोंटो के बारे में बात करो तो मतलब होता है हमारे दांत। बिल्कुल उसी तरीके से जब कभी भी आप लिंगवल के बारे में बात करेंगे तो जहां पर भी लिंगवल शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा उसका मतलब होता है हमारी जीभ, ठीक है। चलिए अब इसके आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जब कभी भी हम लोग जीभ को देखते हैं, आपने कभी दर्पण में, शीशे में, मिरर में अपनी जीभ को देखा है? देखा होगा, है ना। तो जब आप जीभ को यहाँ पर देखते हो ना तो जीभ खुरदुरी सी दिखाई देती है ना। थोड़ी रफ सरफेस से दिखाई देती है, खुरदुरी सी दिखाई देती है। अगर आप अपनी जीभ को देखो तो जीभ में कुछ इस तरह की संरचना आपको दिखाई देगी, इस तरह का उभार आपको दिखाई देगा, दिखाई देता है ना। इस तरह का उभार दिखाई देता है। तो जीभ में जो इस तरह का उभार दिखाई देता है, जो प्रोजेक्शंस दिखाई देते हैं, जो उभार यहाँ पर दिखाई देता है, इसे हम सभी किस नाम से जानते हैं? तो आंसर करना, पैपिली के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पैपिली के नाम से जानते हैं। तो आपको यह यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब हम अपनी जीभ को देखते हैं तो जो आपके जीभ होते हैं उसमें छोटे छोटे से उभार हमें दिखाई देते हैं, और ये जो उभार दिखाई देते हैं इसे हम सभी पैपिली के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पैपिली के नाम से हम सभी इसे यहाँ पर जानते हैं, ठीक है, पैपिली। अब कुछ बच्चों को ये लगता है कि इसी पैपिली से हमको स्वाद का पता लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता,
ठीक है, अभी सुनो, स्वाद कलिकाएं जो होती हैं, टेस्ट बड जो होती हैं, उनके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। अभी आप यहाँ पर यह ध्यान में रखो कि जब हम इन पैपली को देखते हैं तो यह पैपली भी 4 तरह की होती है। अगर आप इन पैपलीज को देखते हो तो ये पैपलीज भी 4 तरह की होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है? फोलिएट, फंजाइफॉर्म, सर्कमवेलेट और फिलीफॉर्म। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 4 तरह की आपको यहाँ पर पैपलीज दिखाई देती है। एक की बात करो तो पैपला और बहुत सारी हो तो पैपली। ठीक है, अब इनमें से कुछ पैपली में आपको स्वाद कलिकाएं दिखाई देंगी सभी। तो जीभ की अगर आप बात करते हो तो हर जगह स्वाद कलिकाएं होंगी, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कुछ जगह पर ही स्वाद कलिकाएं होती हैं। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब हम जीभ के बारे में बात करते हैं तो सभी जगह स्वाद कलिकाएं नहीं होती हैं। और स्वाद कलिकाओं की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो स्वाद कलिकाएं होती हैं वह कैसी होती हैं, चलो उसे भी हम सभी यहाँ पर देख लेते हैं। स्वाद कलिकाओं की अगर आप यहाँ पर बात करो तो उसे भी हम सभी यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, जीभ बना लेते हैं। तो चलो अपनी अपनी सब जीभ बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, जीभ बना ली हमने। ठीक है, तो जीभ की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो जीभ में आप क्या देखोगे कि जब सामने के स्थान को हम सभी देखेंगे, एक पीछे के स्थान को हम सभी देखेंगे, फिर ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग। ठीक है, इस तरह से आप सभी यहाँ पर बना लेंगे। अब सुनिए, आप सभी आइसक्रीम खाते हैं, खाई आप सभी ने आइसक्रीम, सभी ने खाई होगी। आइसक्रीम की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो आप उसको कैसे लीक करते हो, कैसे खाते हो, कैसे उसको चाटते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि जब हम जीभ के बारे में बात करेंगे तो जो जीभ होता है उसके सामने वाले हिस्से से हम सभी यहाँ पर आइसक्रीम खाते हैं, उसके सामने वाले हिस्से से हम सभी आइसक्रीम यहाँ पर खाते हैं। तो जब कभी भी आपसे यह पूछा जाए कि मीठेपन का स्वाद, मीठापन का स्वाद हमें कहाँ से देखने के लिए मिलेगा, तो आंसर करना जीभ के सबसे आगे वाले भाग से हमें मीठेपन का स्वाद यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप जब दवाई खाते हो तो जब आप कभी भी दवाई खाओगे, जब कभी भी आप टैबलेट्स वगैरह खाते हो, ठीक है, तो आपने देखा कि जीभ के सबसे निचले पिछले हिस्से पर आपको कड़वापन सा महसूस होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें तो बिटरनेस, बिटरनेस यानी कड़वापन, कड़वापन। तो कड़वापन का जो स्वाद आपको यहाँ पर दिखाई देता है वो कहां पर दिखाई दे रहा है, तो आंसर करना कि जो भी आपकी जीभ होती है उसके पीछे की ओर यह आपको दिखाई देता है। ठीक है, वहां पर यह स्वाद आपको देखने के लिए मिलता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, ये वाला भाग, या फिर आप इसको कह सकते हो ये वाला भाग। यहाँ की अगर आप बात करो तो आपको सॉल्टीनेस महसूस होगा, यानी नमकीन पना महसूस होगा, है ना। आप कोई भी नमक वाला सामान खाएंगे तो आपको नमकीन वाला भाग यहाँ पर महसूस होगा। ठीक है, और पीछे की तरफ अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर दिखाई देगा सोरनेस, यानी खट्टापन। खट्टापन की जो स्वाद कलिकाएं होंगी वो यहाँ पर होंगी, खट्टापन आपको यहाँ से महसूस होगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको सबसे पहले यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपने यहाँ पर जब कभी भी कोई भी मीठी चीज खाओगे तो उसका जो स्वाद आएगा वो जीभ के सबसे अग्र भाग, सबसे इंटीरियर भाग, सबसे आगे के भाग में यहाँ पर आएगा। अगर आप कोई भी यहाँ पर कड़वा खाओगे तो आपके जीभ के पिछले हिस्से में आपको दिखाई देगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, सॉल्टीनेस के बारे में, ठीक है, नमकीन के बारे में, तो आगे की तरफ और किनारों की तरफ। ठीक है, और खट्टापन जब आप चटकारे वगैरह खाते हो तो आप क्या देखेंगे कि पीछे किनारे की ओर होता है। ठीक है, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम तीता कैसे पता लगेगा, तीता, कुछ बच्चे कह रहे हैं तीखा। ठीक है, तो जो तीखापन है, जो तीतापन है, एक्चुअली में ऐसा कोई स्वाद नहीं होता है। अब आप कहोगे कि मैम ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो इतना तीखा खाते हैं, वो स्वाद नहीं है क्या? नहीं, वो स्वाद नहीं है। ठीक है, तीखापन स्वाद नहीं होता है। तीखापन जो होता है वह क्या है, बर्निंग एसेंस। वो क्या है, बर्निंग एसेंस। जब हमारी पैपलीज जल रही होती हैं
तो वही तीखापन हमें महसूस होता है। तो अगर आप सभी स्वाद के बारे में बात करें तो तीखा एक्चुअली में कोई स्वाद नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर चलते हैं कि जब कभी भी हम लोग अपने जीभ को देखते हैं तो जीभ का जो सबसे बीच वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर कोई खास स्वाद हमको महसूस नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। मैम नमकीन वाले का बेटा देखो सामने किनारे की तरफ, सामने किनारे की तरफ, बस इतना ही है, ठीक है बेटा। जो ये जो झाल वगैरह कह रहे हो, तीखा, तीता, चिली, बर्निंग, ये स्वाद नहीं होता है, ठीक है। ओके चलो, हो गया यहाँ तक क्लियर है। चलिए मैम जीभ के अलग अलग कलर क्यों यहाँ पर हो जाते हैं? हाँ सुधीर, उसका अलग अलग रीजन है। वैसे तो ये आपके कोर्स से संबंधित नहीं है, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बता देती हूँ, ठीक है। देखो बेटा, अगर आप नॉर्मली तौर पर अपनी जीभ को यहाँ पर देखते हो तो आपकी जो भी जीभ होती है वह कैसी होती है? पिंक कलर की होती है। कैसी होती है आपकी जीभ? यहाँ पर पिंक कलर की होती है, ठीक है। एक नॉर्मल पिंक कलर की आपकी जीभ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि जो जीभ का कलर होता है, ठीक है, वो अलग अलग तरीके का हो सकता है। जैसे जीभ की अगर आप बात करो तो रेड कलर का भी एकदम रेड दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर यह पता लगता है कि जो जीभ का कलर अगर एकदम बहुत ज्यादा रेड है, इसका मतलब आपको कोई ना कोई संक्रमण की बीमारी यहाँ पर है, ठीक है। अगर आपका जो जीभ है वो हल्का लाल रंग का दिखता है तो आपको हृदय और रक्त से संबंधित कोई प्रॉब्लम यहाँ पर है। अगर आपका जीभ इस तरह से पीला टाइप का दिख रहा है, इसका मतलब आपको अमाशय और लीवर की कोई समस्या यहाँ पर है। अगर आपका जीभ का कलर उस तरह से वायलेट बैगनी टाइप का दिख रहा है तो आपको हृदय या फिर फेफड़े से संबंधित कोई प्रॉब्लम यहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपका कुछ इस तरह से ब्लू नीला दिख रहा है तो किडनी की समस्या है। पेल मतलब बिल्कुल हल्का इस तरह का कलर दिख रहा है तो विटामिन की कमी है। इस तरह का एकदम सफेद दिख रहा है तो फंगल इन्फेक्शन है या फिर ज्वर है। आप देख सकते हो कि जब आपको बुखार होता है ना तो आपकी जीभ सफेद सफेद दिखाई देती है। इसका मतलब आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है, पानी की कमी है और साथ में आपको बुखार भी है। इस तरह अगर ग्रे हो गया है तो इसका मतलब होता है कि आपको पाचन तंत्र संबंधी कोई यहाँ पर प्रॉब्लम है, ठीक है। पर मैं आपको ये बता दूं, ये आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। कुछ बच्चों ने यहाँ पर पूछा था तो जस्ट मैंने ऐसे ही बता दिया। अब कुछ के बच्चे कह रहे हैं मैम जामुन खाने से भी नीला हो जाता है ना, कैंडी खाने से लाल हो जाता है। तो बेटा लाल और नीला वो होगा, वो कितनी देर तक रहेगा? 1 घंटा, 2 घंटा, और उसके बाद क्या होगा? गायब, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलो, तो वैसे ये आपके मतलब का नहीं है, पर बहुत ज्यादा आप लोगों को रहता है कि नहीं मैम बताओ बताओ बताओ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, ठीक है। रविकांत पूछो, क्या पूछना है बच्चा? चलिए, तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब हाँ, आप समझे कि डॉक्टर क्यों जीभ देखता है। हाँ, इसीलिए डॉक्टर जीभ देखता है, ठीक है। चलो, अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर चलते हैं। मैम हरा हरा है तो हरा हरा है इसका मतलब कि तुम पागल हो, ठीक है। चलो, हो गया बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। तो हम सभी ने दांत पढ़ लिया, हम सभी ने जीभ पढ़ लिया, और जब कभी भी हम भोजन के बारे में यहाँ पर बात करते हैं तो जो भोजन होता है वह कैसा है? अब यहाँ पर चबा लिया गया है। भोजन जो है वह कैसा है? यहाँ पर चबा लिया गया है, ठीक है। हमने इससे पहले लार ग्रंथियों के बारे में यहाँ पर पढ़ा है, और जो लार ग्रंथियां यहाँ पर होती हैं, जो लार ग्रंथियां यहाँ पर होती हैं, वह अलग अलग तरह के एंजाइम्स यहाँ पर निकालती हैं, और जिनकी मदद से भोजन का पाचन होना हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। सबसे पहले जब हम अपने मुंह को देखते हैं तो हमारे मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। सबसे पहले अगर आप अपने यहाँ पर मुंह को देखते हैं तो हमारे मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहाँ पर शुरू हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर ना एक शब्द के बारे में हम बात करेंगे, और ये शब्द है बोलस। एक शब्द के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे जिसका मतलब है बोलस, ठीक है। वैसे मैंने ये पहले भी बताया है, पर एक बार फिर से मैं यहाँ पे बता दूं कि बेटा देखो, मान लो जैसे कि आप सभी यहाँ पर खाना खा रहे हो, ध्यान से सुनो, लिखने पे ज्यादा जोर मत दो, मेरी बात को समझो। जैसे कि आप सभी यहाँ पर
मैम मेरी बहन के गाड़ी में बैठते ही उल्टियां होती हैं और ऐसा क्यों हो जाता है, यह कैसे बंद होगी? रविकांत देखो, दो तीन बातें हैं बेटा। पहले नंबर पर यह है कि ऐसा लोगों को होता है। अगर मैं बात करूं कि जो बहुत कम ट्रैवल करते हैं, जो हमेशा घर में रहते हैं, बहुत कम बाहर गाड़ियों में घूमते हैं, उनको इस तरह की समस्या यहाँ पर हो सकती है। ठीक है। दूसरे नंबर पर कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती ही है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे मैं पहाड़ों की ही रहने वाली हूँ, लेकिन फिर भी जब मैं पहाड़ों की यात्रा करती हूँ, मुझे बहुत पसंद भी है, तो मुझे खुद वोमिटिंग होती है। मैं वोमिटिंग करती हूँ, घूमती हूँ, वोमिटिंग करती हूँ, घूमती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर ना ऐसा होता है। इसके लिए ना मेडिसिन आती हैं जिसको आप ले सकते हो। साथ में ही यहाँ पर यह ध्यान में रखना कि अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो और बार बार आपको उल्टी हो रही है, तो 2 घंटा जा करके थोड़ा सा टहल लो। 2 घंटा जा करके थोड़ा सा टहल लो। ठीक है। उसकी वजह से ऐसा होगा कि जो पेट में कई बार गैस बनती है या घबराहट होती है, बैठे बैठे दिक्कत होती है, वो रिलीज हो जाती है। ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो। अगर आप सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो, जैसे हम लोग बस करके भी कई बार घूमने के लिए जाते हैं, है ना, जो रोडवेज की बस चलती है उसमें भी कई बार जाते होंगे, तो वहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जहां पर डीजल या पेट्रोल निकलने का जो जगह होता है, मतलब जहां से धुआं निकल रहा है, वहां पे ना बैठ करके आगे या पीछे की तरफ बैठे। और जिनको ज्यादा उल्टी आती है वो ड्राइवर के साथ वाला या ड्राइवर के तुरंत पीछे की तरफ वाली सीट पे बैठे। ठीक है। इसके अलावा आप टॉफीज वगैरह भी खा सकते हो, पर मैं आपको यही कहूंगी कि टॉफी से बेटर है कि आप दवाई खा लीजिए, उससे आपको वोमिट नहीं होगा। ठीक है। चल ओके। और खाली पेट कभी नहीं जाना चाहिए। लोगों को लगता है कि अगर हम खाना खा के जाएंगे तो हमें उल्टी हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है। हल्का फुल्का खा लीजिए जो आपको डाइजेस्ट भी कर सके, क्योंकि खाली पेट से भी वोमिटिंग होती है और बहुत ठूस ठूस के अगर आप खा रहे हो और फिर ट्रैवल कर रहे हो तो भी उल्टी होती है। ठीक है। चलो, हाँ, नींबू पानी वगैरह पी सकते हैं। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। चलो अब शांत हो जाओ बच्चों। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आप किसी भी रवि, आप किसी भी मेडिकल शॉप पे जाके या किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन ले सकते हो बेटा। ठीक है। मैं कभी भी लाइव क्लासेस में दवाइयों के नाम नहीं बताती हूँ क्योंकि किसी को सूट करता है, किसी को नहीं करता है, किसी को एलर्जिक हो सकता है। तो बेहतर यही है कि आप किसी डॉक्टर से लिखवा लीजिए और हर बार उसको यूज करिए। ठीक है। ओके। चलो अब शांत हो जाओ सभी, अब पढ़ाई पे फोकस करेंगे सभी। ठीक। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमने खाना खाया। क्या कभी कभी ऐसा हुआ है कि हम सभी जब खाना यहाँ पे खाते हैं तो हमारे मुंह में कुछ कंकड़ पत्थर आ जाते हैं? कई बार हमारे मुंह में कंकड़ पत्थर यहाँ पर आ जाते हैं, और जब ये कंकड़ पत्थर यहाँ पर आ जाते हैं तो हम उसको क्या करते हैं? बाहर थूक देते हैं। कभी बाल आ जाते हैं तो हम बाहर थूक देते हैं, कभी कुछ और आ गया तो हम बाहर थूक देते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा है कि जो यह भोजन हमने बाहर निकाल के फेंक दिया, ये कैसा भोजन था? थोड़ा सा पिसा हुआ भोजन था। ठीक है। और थोड़ा सा उसमें लार मिला हुआ है। ठीक है। और थोड़ा सा वो चबा हुआ है, पीसा हुआ है, लार मिला हुआ है। और इस तरह का जो भोजन है, देखो गंदा था तो आपने थूक दिया ना, लेकिन अगर वो अच्छा भोजन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्वाद भी आपको यहाँ पर आ रहा है, तो आप क्या देखेंगे कि वह ऊपर से इस तरह से नीचे अब निगला जाएगा, उसको अब यहाँ पर खाया जाएगा। तो यहाँ पर जो एक शब्द बोलस आता है, बोलस का मतलब होता है एक ऐसा भोजन जो आपके मुंह में है, ऐसा भोजन जो आपके एक मुंह में है। ठीक है। और उस मुंह की अगर आप यहाँ पर बात करें, बच्चों पढ़ाई पे ध्यान रख लो। मैम आपका गांव कहाँ है? बाद में बताऊंगी, पहले अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। च्युइंगम खाने से क्या होता है ये सब बाद में बताएंगे बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो, तो यहाँ पर अगर आप बोलस के बारे में बात करते हैं तो एक ऐसा भोजन जिसको हमारे दांतों ने पीसा है, जिसमें लार यानी कि सलाइवा यहाँ पर मिला है, और अब वह हमारे मुंह के माध्यम से, ईसोफेगस यानी कि ग्रास नलिका के माध्यम से कहां पर पहुंचेगा? हमारे अमाशय में यहाँ पर पहुंचेगा, और उसी को हम सभी बोलस के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर ईसोफेगस यानी कि ग्रास नलिका के बारे में। अब आप भूल गए होंगे तो मैं आप लोगों को एक बार यहाँ पर बता दूं कि ग्रास नलिका क्या होती है। ग्रास नलिका का मतलब होता है कि हमने जो कुछ भी यहाँ पर भोजन किया है, जो कुछ भी हम लोगों ने यहाँ पर खाना खाया है, ठीक है, वो अब कहाँ पर पहुंच रहा है? अमाशय में पहुंच रहा है। एक नलिका के माध्यम से पहुंच रहा है। किसके माध्यम से? एक नलिका के माध्यम से यहाँ पर पहुंच रहा है, और इसी नलिका को हम सभी क्या कहते हैं? ईसोफेगस यानी ग्रास नलिका के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
कि जो ग्रास नलिका होती है, ईसोफेगस होता है, वह कितनी बड़ी होती है? 25 सेंटीमीटर के आसपास बड़ी होती है। आपको याद है ना, मैंने आपको पढ़ाया था कि पूरी की पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वह 9 मीटर लंबी होती है। और जब हम बात करते हैं यहाँ पे खाना खा के जो ग्रास नलिका हमारी यहाँ पर पहुंचेगी, जो ईसोफेगस हमारा यहाँ पर दिखाई देगा, वह कितनी लंबी होती है? तो आंसर करना 25 सेंटीमीटर वह लंबी यहाँ पर होती है। ठीक है, आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि जो भी यहाँ पर हमारा भोजन होगा वो कहाँ पर पहुंचेगा? हमारे मुंह से हमारे अमाशय में पहुंचेगा, हमारे मुंह से हमारे अमाशय में पहुंचेगा। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं कि कैसे पहुंचेगा। अब जैसे कि मान लो यहाँ पर हमारे पास एक नली है, हमारे पास एक पाइप है, हमारे पास एक नली है। मैंने उसमें क्या किया? खाना डाल दिया। मैंने उसमें क्या किया? खाना डाल दिया। अब वो खाना नीचे की तरफ कैसे सरकेगा, मतलब नीचे की तरफ वह कैसे आएगा? तो मैं क्या करूंगी? यहाँ पर उसको इस तरह से दबाऊंगी। ठीक है, तो खाना होगा वो खिसक के नीचे आ जाएगा। फिर ऐसे करके उसको दबाऊंगी, फिर खाना जो होगा वो खिसक करके नीचे आ जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब हम ईसोफेगस के बारे में बात करते हैं ना, तो ईसोफेगस में भोजन ऊपर से नीचे कैसे आएगा कि जो यह हमारा ईसोफेगस होता है उसके दीवारों पर एक प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, उसकी दीवारों पर, उसकी वॉल पर एक प्रेशर पड़ेगा, उस प्रेशर के माध्यम से वो जो भोजन है वो नीचे खिसक खिसक करके नीचे की तरफ, अमाशय की तरफ, यानी जो हमारा स्टमक है उस तरफ वह आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है कि ईसोफेगस में ऐसा कौन सा मूवमेंट हमें देखने के लिए मिलता है, या फिर इसके दीवारों पर हमें जो ये वेव तरंग रूपी मूवमेंट, गति देखने के लिए मिल रहा है, इसको हम सभी किस नाम से यहाँ पर जानते हैं? क्योंकि क्वेश्चन यहीं से सीधे सीधे बनता है। तो आपको आंसर करना है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। इसे क्या कहा जाता है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ठीक है, और हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? क्रमानुकुंचन के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो ये बहुत ही यहाँ पर सिंपल है। कैसे सिंपल है? पहले नंबर पर कि ईसोफेगस की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो जो ईसोफेगस होता है वह 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। दूसरे नंबर पर आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो भी हमारा ईसोफेगस होता है वह एक तरंग रूपी, इस तरह से वेव की तरह एक गति कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो भी भोजन होता है वह ऊपर से नीचे आ जाता है। और इस गति को या इस मूवमेंट को हम सभी किस नाम से यहाँ पर जानते हैं? तो आंसर करना पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के नाम से हम इसे जानते हैं, या क्रमानुकुंचन के नाम से हम इसे यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, एक बात और आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो भी ग्रास नलिका होती है वह फूड पाइप के नाम से बहुत ही ज्यादा फेमस है। किस नाम से? फूड पाइप के नाम से बहुत ही ज्यादा यहाँ पर फेमस है। तो कई बार पूछता है कि विंड पाइप किसे कहते हैं, फूड पाइप किसे कहते हैं? विंड पाइप हम ट्रेकिया को कहते हैं, जबकि फूड पाइप यानी कि भोजन को ऊपर से नीचे ले जाने वाली जो होती है वह कौन सी है? ईसोफेगस ही यहाँ पर होती है। ठीक है बच्चों, समझ गए यहाँ पर? ओके, अब जो भोजन है वह आपके मुंह से कहां पर पहुंच गया? अमाशय में पहुंच गया। कहां पर पहुंच गया? वो आपके अमाशय में यहाँ पर पहुंच गया। तो अब यहाँ पर बात आती है हमारे अमाशय के बारे में। किसके बारे में? अमाशय के बारे में। जल्दी से सभी बच्चे मुझे बताएंगे अमाशय किस तरफ होता है? राइट साइड होता है या लेफ्ट साइड होता है? राइट साइड होता है या लेफ्ट साइड होता है? चलो बच्चों जल्दी से बताओ, बताओ फटाफट से। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि आपने देखा होगा कि कभी कभी हम खाना खा के एकदम सो जाते हैं, है ना? वो भी दिक्कत करता है। लेकिन अगर सोना ही है, लेट खाना खाए हो, तो हमेशा लेफ्ट करवट लेकर के सो। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने स्टमक के बारे में बात करते हो तो वह लेफ्ट साइड होता है। बहुत अच्छे, लेफ्ट साइड होता है। कुछ बच्चे कह रहे राइट साइड। हे भगवान, क्या कर रहे हो? लेफ्ट साइड होता है बेटा। आप अपने अमाशय को अगर आप देख रहे हो, अपने अगर आप स्टमक को देख रहे हो, तो लेफ्ट साइड होता है। लीवर कहाँ होता है? राइट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड, बाईं ओर आपका यहाँ पर अमाशय देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो जब कभी भी हम अमाशय के बारे में बात करते हैं तो हमारा अमाशय एक थैली की तरह होता है। कैसा? एक सिंपल थैली की तरह होता है। थैला होता है ना, जिसमें मम्मी लोग सब्जी लेके आती हैं, हाँ बस थैला। हाँ, हे प्रभु वाला बाद में डायलॉग मारूंगी, अभी नहीं। ठीक है, तो स्टमक की अगर आप बात करते हो, अमाशय की अगर आप यहाँ पर बात करते हो, तो अमाशय हमारा एक थैली की तरह होता है।
एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ कि जब हम खाना खाते हैं और खाना हमारे आमाशय में पहुंचता है, जब वो हमारे स्टमक में पहुंचता है, तो खाना 4 से 5 घंटे तक ऐसे ही पड़ा रहता है। ठीक है, फिर 4 से 5 घंटे के बाद फिर पाचन शुरू होगा। 4 से 5 घंटे तक खाना ऐसे ही पड़ा रहता है। नेक्स्ट, ये बाईं ओर होता है। इसकी जो आकृति होती है वह जे अक्षर की तरह होती है। इंग्लिश में जे अक्षर जो है, जे अक्षर की तरह यह होती है। और इसकी लंबाई की अगर आप यहाँ पर बात करें तो इसकी जो लंबाई होती है वह 30 सेंटीमीटर होती है, 30 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो बहुत सिंपल था पहले नंबर पर कि यह एक थैली की तरह है। यहाँ पे जब भोजन पहुंचेगा तो 4 से 5 घंटे तक भोजन ऐसे ही पड़ा रहेगा, यहाँ पर पाचन नहीं होगा। आगे यह बाईं ओर पाया जाता है, हमारे बाईं ओर पाया जाता है। जे अक्षर के आकार का यह होता है और आगे हम यहाँ पर बात करेंगे कि यह जे आकृति का दिखाई देता है। ठीक है, चलो अब इसके आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर हम चलते हैं। जब कभी भी हम अपने आमाशय को देखते हैं तो कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। मैम कैसे जे आकार की होती है? बेटा जे आकार कैसे होता है? ऐसे होता है, ऐसे तो दिख रहा है ये। ठीक है, चलो तो आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आगे यहाँ पर हम चलते हैं। अब जब हम यहाँ पर अपने स्टमक को देखते हैं, जब हम अपने आमाशय को देखते हैं तो कुछ इस तरह की संरचना यहाँ पर दिखाई देती है। और प्यारे बच्चों, एक थैले की तरह है ये। कैसा है? थैले बच्चे की तरह। ठीक है, थैले की तरह। तो आमाशय को आपने देखा, तो अगर थैला है तो एक बाहर का लेयर होगा और एक अंदर का लेयर होगा। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनो। यहाँ पर अगर आप सभी यहाँ पर आमाशय के बारे में बात कर रहे हो, एक थैले की तरह है, तो एक बाहर की लेयर होगी और एक अंदर की लेयर होगी। ठीक है, स्फिंक्टर क्या होता है भी बताते हैं, रुको। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो अंदर की लेयर होती है, अगर कोई भी खोखला अंग है उसके अंदर की जो लेयर होती है उसको हम सभी क्या कहते हैं? म्यूकोसा। क्या कहते हैं उसको हम सभी यहाँ पर? म्यूकोसा। क्या कहेंगे? म्यूकोसा। ठीक है, तो सिर्फ आमाशय ही नहीं, आप अगर अपनी ओरल कैविटी को देखते हो, मुख गुहा को देखते हो, छोटी आंत को देखते हो, बड़ी आंत को देखते हो, तो वहां पर आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि अंदर की तरफ की जो परत होती है ना, अंदर की तरफ की परत, खाली स्थान या कोई गुहा है अंदर की परत, उसको हम सभी म्यूकोसा के नाम से यहाँ पर जानते हैं। हाँ बिल्कुल, नाज़िया को बिल्कुल याद है। ठीक है, विकास आप पहले का नहीं पढ़ रहे हो स्फिंक्टर? मैंने आपको स्फिंक्टर ऑफ द ओडी पढ़ाया था, देखो बता रहे हैं बच्चे आपको। बेटा इसीलिए कहती हूँ कि प्रीवियस जो क्लासेस होती हैं वो जरूर किया करो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, आगे चलते हैं। तो जब आप यहाँ पर किसी भी आमाशय को देखेंगे, आमाशय के अंदर की जो लेयर होती है उसको हम सभी म्यूकोसा के नाम से यहाँ पर जानते हैं। अब जब हम म्यूकोसा को देखते हैं, यानी आमाशय के अंदर के भाग को देखते हैं, तो यहाँ पर छोटी 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 बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं। छोटी 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 बहुत सारी ग्रंथियां यहाँ पर पाई जाती हैं। और ये जो छोटी ग्रंथियां यहाँ पर पाई जाती हैं इनको कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, यानी कि जठर ग्रंथियां इनको यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इनको कहते हैं। अब कुछ बच्चे जो होते हैं ना, वो जब भी एक शब्द आता है गैस्ट्रिक, तो आपको हमेशा दिमाग में आता है गैस्ट्रिक, गैस बन गई, किसी ने पू पू कर दी, है ना? पर ऐसा नहीं है बेटा। गैस्ट्रिक का मतलब होता है हमारा आमाशय। ये मैं क्यों बता रही हूं आपको यहाँ पर कि जब कभी भी गैस्ट्रिक शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा तो हमेशा समझना आमाशय के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो अगर कोई कहे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, तो हमेशा ये मतलब नहीं है कि वो गैस छोड़ रहा है, नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका यह यहाँ पर मतलब है कि हो सकता है कि उसको अपच हो, डाइजेशन अच्छे से उसका ना हुआ हो, ठीक है, या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो। ठीक, तो जब कभी भी गैस्ट्रिक शब्द का इस्तेमाल होने लगे तो आपसे जैसा आता है गैस्ट्रिक रीन, गैस्ट्रिक आर्टरी, गैस्ट्रिक वेन, तो आपको हमेशा समझना है कि आमाशय से संबंधित कुछ बात हो रही है, स्टमक से संबंधित कुछ बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान यहाँ पर आप रखेंगे। ठीक, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यानी कि जठर ग्रंथियां। अब जब कभी भी हम लोग जठर ग्रंथियों के बारे में बात करते हैं ना, मैम यूट्यूब की टाइमिंग बता दीजिए आप अपनी। बेटा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सुबह 11 बजे।
ठीक है, ओके। चलो, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है ना, उनसे बहुत सारे जूसेस निकलते हैं, बहुत सारे रस निकलते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं। तो जो भी रस वहां से निकल रहा है, जो भी रस हमारे अमाशय से निकल रहा है, यानी जो हमारी जठर ग्रंथियां जो रस निकालती हैं, उनको हम सभी जठर रस के नाम से जानते हैं। और इंग्लिश में इसे हम गैस्ट्रिक जूसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूसेस कहते हैं। गैस्ट्रिक जूसेस की अगर आप यहाँ पर बात करो तो यह 4 प्रकार के होते हैं। वैसे तो बहुत होते हैं पर मुख्य यह 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पैप्सिन, दूसरा होता है HCl, तीसरा होता है रेनिन और चौथा होता है यहाँ पे लाइपेज। ठीक है, एक बार फिर से बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। देखो बच्चों, हमने अपने अमाशय के बारे में बात की। हमारा जो अमाशय होता है वो अंदर से खोखला है, थैली की तरह है ना, तो अंदर से वह खोखला है। ठीक है, अब अंदर की जो लेयर होती है उसको हम सभी क्या कहते हैं? म्यूकोसा। ठीक है, अमाशय के अंदर की जो लेयर होती है उसको क्या कहा जाता है? म्यूकोसा। ठीक, म्यूकोसा की अगर आप बात करो तो वहां पर छोटे 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 बहुत सारी ग्लैंड्स पाई जाती है, बहुत सारी छोटी छोटी सी वहां पर ग्रंथियां पाई जाती हैं। और उन ग्रंथियों की अगर आप यहां पर बात करते हैं तो उन ग्रंथियों को कहा जाता है क्या? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, जठर ग्रंथियां। और उनसे जो यहाँ पर रसायन निकलते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो आंसर करना, उन्हें कहा जाता है गैस्ट्रिक जूसेस, यानी कि जठर रस। ये 4 प्रकार के होते हैं मुख्य। पहला होता है पैप्सिन, दूसरा होता है HCl, तीसरा होता है रेनिन और चौथा क्या होता है? लाइपेज। ठीक है, म्यूकोसा ना हो तो अग्नाशय जल जाएगा HCl एसिड से ना मैम? हाँ बिल्कुल कोमल, बिल्कुल सही बात बता रहे हो, बिल्कुल बढ़िया। देखो, एक बच्चे ने बोला है कि अगर म्यूकोसा ना हो तो हमारा अमाशय जल जाता है HCl से। बिल्कुल ठीक बात है। तो जब आप HCl के बारे में बात करते हो ना, तो ये क्या है? एक एसिड ही तो है और pH इसका लगभग 1.8 के आसपास होता है, तो काफी अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, काफी एसिडिक यह होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर म्यूकोसा ना हो या फिर आपका जो अमाशय है वो अच्छे तरीके से काम ना हो, तो कई बार ना ये आपका HCl आपके अमाशय को जला भी सकता है। इतना खतरनाक होता है। ठीक है, इतना खतरनाक होता है। ठीक है, अनूप इस बारे में बाद में बात करेंगे बेटा, थोड़ी देर में। ठीक है, मैम को हमारे कमेंट नहीं दिख रहे हैं भाई। ओहो, आफ्ताब, आफ्ताब ये बताओ कि आफ्ताब का मतलब क्या होता है? बहुत खूबसूरत नाम है ये, इसका मतलब क्या होता है? मैं जानना चाहती हूँ, बहुत सुंदर नाम है। चलो, तो हो गया यहाँ तक, क्लियर है? ठीक है, ओके। तो हमने देखा म्यूकोसा, हमने देखा गैस्ट्रिक एसिड, हमने देखा गैस्ट्रिक जूसेस यानी जठर रस, और हमने वहां से निकलने वाले इन रसों के बारे में भी यहाँ पर पढ़ा। चलो, अब हम यहाँ पर बात करते हैं रोशन हाँ रोशन नाम है इस बच्चे का, रोशन हजाम कुछ ऐसा नाम है, सॉरी मैं दिख नहीं रहा पूरा अच्छे से। रोशन, तुम ना थोड़ा सा मेडिटेशन किया करो बेटा। इतना ज्यादा इतना ज्यादा इतना ज्यादा इतना ज्यादा तुम्हें मतलब वो रहता है, हर चीज की अति रहती है। तुम थोड़ा सा ऐसा किया करो, ओम शांति इस तरह से कुछ बोला करो, या फिर कुछ मेडिटेशन किया करो। ठीक है, थोड़ा सा मतलब रिलैक्स, तुम्हें जिस भी चीज से रिलैक्स यहाँ पे फील हो, थोड़ा सा रिलैक्स हुआ करो, तुम एकदम परेशान हो जाते हो। ठीक है, सूरज को कहते हैं मैम? अच्छा ठीक है, ठीक है। अजेंद्र पढ़ाई पे ध्यान दे लो, हैं? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। अब एक एक करके हम यहाँ पर सभी के बारे में बात करेंगे, एक एक करके हम यहाँ पर सभी के बारे में बात करेंगे। ठीक है आफ्ताब, ओके। चलो बच्चों, मैम जब खाना खाते हैं तब कितना पेट फूल जाता है, थोड़ा फिगर में शो कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, ओके। ठीक है, अब शांत हो जाओ। ठीक है, मुझे लग रहा है कि मुझे तुम सब बच्चों की एक क्लास और लेनी पड़ेगी, जिसमें वो कहते हैं ना कि अपने दिमाग को कैसे शांत रखें, है ना? एक और क्लास मुझे लेनी पड़ेगी लग रहा है। तुम लोग इतना ज्यादा मतलब, ठीक है, नई चीज जानने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, उत्सुकता यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन ऐसा थोड़ी है भाई। सीढ़ी भी है, सीढ़ी से ऊपर जा सकते हैं, सीढ़ी से नीचे आ सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि फड़फड़ाते रहोगे वहां आधे बीच में, है ना? फड़फड़ाना नहीं है, आराम से सीढ़ी पर
सीढ़ी से चलना है, लिफ्ट से जा सकते हो अगर बहुत तेजी है, फड़फड़ाने से कुछ नहीं होता। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब हम यहाँ पर बात करेंगे पैप्सिन के बारे में, ठीक है। पैप्सिन, बेटा पैप्सिन की अगर आप यहाँ पर बात करो तो जो पैप्सिन होता है वह क्या है, आंसर आपको करना है कि जो अरे अंकित पिटाई होगी, चलो बच्चों पढ़ लो, अब तुम लोग बहुत शैतानी करते हो। तो पैप्सिन की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो पैप्सिन एक तरह का एंजाइम होता है, और जो कुछ भी हम लोग प्रोटीन वाला भोजन करते हैं, जो कुछ भी प्रोटीन हम यहाँ पर खाते हैं, उसका पाचन का करने का काम पैप्सिन ही यहाँ पर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब कभी भी आप भोजन करते हो तो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू हो जा रहा है, तो आंसर करना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपके मुंह से शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपसे कभी यह प्रश्न पूछा जाए कि प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू हो रहा है, तो आंसर क्या करेंगे, हमारे अमाशय से शुरू होता है, हमारे स्टमक से शुरू होता है, ठीक है। तो दो चीजें क्लियर हुई, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरू हो रहा है, हमारे मुंह से शुरू हो रहा है। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू हो रहा है, तो आंसर करना कि प्रोटीन का पाचन हमारे स्टमक यानी अमाशय से यहां पर शुरू होता है, ठीक है। गैस्ट्रिक, बहुत अच्छे, ठीक है, अमाशय से शुरू होता है। तो सबसे पहले नंबर पर आता है पैप्सिन। पैप्सिन एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन का पाचन यहाँ पर करता है, और प्रोटीन को क्या करता है, यहाँ पर पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। मतलब पाचन का मतलब ये नहीं होता कि खत्म हो गया, एकदम पचा दिया। पाचन का मतलब होता है चीजों को सिंपलर फॉर्म में तोड़ना, ब्रेक डाउन करना, ताकि जब वो सिंपल फॉर्म में हो जाएंगे तो उसको हमारी बॉडी इजिली एब्जॉर्ब कर लेगी, आराम से उसको यहाँ पर अवशोषित कर लेगी, ठीक है। चलो अब दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे। दूसरे नंबर पर आता है HCl। क्या होता है, HCl। HCl की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले बात आएगी HCl क्या है, HCl की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपको यह ध्यान में रखना है कि ये अम्ल है, यह क्या है, अम्ल है, एक एसिड है, ठीक है। तो इसको हम सभी क्या कह देते हैं, गैस्ट्रिक एसिड, यानी हमारे स्टमक से निकलने वाला, हमारे स्टमक से निकलने वाला क्या होगा, यह एक जठरीय अम्ल यहाँ पर होगा। इसके पीएच की अगर हम बात करें तो इसका पीएच 1.8 के आसपास होता है, काफी एसिडिक होता है। कैसा होता है, काफी एसिडिक यह होता है। साथ में आप क्या ध्यान रखेंगे, इसका काम क्या क्या होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर आप बात करते हो तो यह एक अम्लीय वातावरण बनाता है। क्या बनाता है, एक यह अम्लीय वातावरण यहाँ पर बनाता है। नेक्स्ट, किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया, यह हानिकारक जीवाणुओं को मारता भी है। ये क्या कर रहा है, हानिकारक जीवाणुओं को मारता भी है, और साथ में यह दूसरे एंजाइम को क्रियान्वित भी करता है। अब देखो इसे समझते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर जब HCl के बारे में बात कर रहे हैं तो जो HCl होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, आंसर करना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है। ये जठर रस होता है, यानी हमारे अमाशय से यह निकल रहा है। दूसरे नंबर पर इसका पीएच 1.8 यहाँ पर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पर आता है एसिडिक इन्वायरमेंट, अम्लीय वातावरण यह बनाता है, क्योंकि एसिडिक है तो अम्लीय वातावरण तो ये यहाँ पर बनाएगा ही, और साथ अणुओं को मारता है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब कभी भी हम अमाशय के बारे में बात करते हैं तो हमारे अमाशय में जब भोजन पहुंचता है तो लगभग 3 से 4 घंटे तक भोजन ऐसे ही पड़ा रहता है। तो 3 से 4 घंटे तक भोजन ऐसे ही पड़ा रहता है, तो हो सकता है कि हानिकारक बैक्टीरिया आकर के उसका डिकम्पोज करने लगे, उसको सड़ाने लग जाए, उसको खराब करने लग जाए, और इसी वजह से जो हमारा HCl होता है वह क्या काम करेगा, हानिकारक जीवाणुओं को मारेगा, और जो दूसरे एंजाइम्स होते हैं उनको क्रियान्वित करने का कार्य ये यहाँ पर करता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आता है रेनिन। नेक्स्ट क्या आता है, रेनिन। अब रेनिन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहली बात, रेनिन एक एंजाइम होता है और यह मिल्क प्रोटीन यानी दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का पाचन करता है। तो ध्यान से यहाँ पर सुनो पहले नंबर पर कि पैप्सिन की अगर आप बात करो तो पैप्सिन सभी तरह के प्रोटीन का पाचन करता है, लेकिन अगर आप सभी रेनिन के बारे में बात करेंगे, रेनिन के बारे में, ठीक है, तो जो रेनिन होता है वह दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का पाचन करता है।
अब यहाँ पर बात आती है कि दूध में कौन कौन सा प्रोटीन यहाँ पर पाया जाता है। तो आंसर करना है, दूध में केसीन और बीटा कैरोटीन, केसीन और बीटा कैरोटीन दो तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। दूध की अगर आप यहाँ पर बात करें तो दूध में केसीन और बीटा कैरोटीन दो तरह के यहाँ पर प्रोटीन पाए जाते हैं। आपको मैं बता दूं कि केसीन की अगर आप बात करो तो दूध का जो सफेद रंग होता है ना, वह किसकी वजह से होता है, केसीन की वजह से होता है। और साथ में आपको यह ध्यान में रखना है कि दूध का जो पीला रंग होता है वह बीटा कैरोटीन की वजह से होता है। अब जैसे कुछ बच्चे यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मैम लैक्टोज, नहीं बेटा लैक्टोज यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, लैक्टोज दूध में पाया जाता है, यह भी दूध को पीला रंग देता है, लेकिन आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो लैक्टोज होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको क्या बता रही हूं कि जो रेनिन होता है वह दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का थोड़ी करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का पाचन यहाँ पर करता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि अगर आप दूध में देखें तो केसीन और बीटा कैरोटीन, केसीन सफेद रंग देता है दूध को, बीटा कैरोटीन दूध को पीला रंग देता है, और केसीन और बीटा कैरोटीन का पाचन कौन करता है, रेनिन करता है। ठीक है, लैक्टोज भी किस में पाया जा रहा है, तो आंसर करना कि जो लैक्टोज होता है वह भी दूध में पाया जाता है, लेकिन लैक्टोज प्रोटीन नहीं है। लैक्टोज क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जो पाचन में यहाँ पर मदद करता है। ठीक है, ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि यह एंजाइम छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा निकलता है। अब किसी के घर में छोटे बच्चे होंगे, है ना, भैया दीदी के बच्चे, चाचा जी, है ना, इन सबके बच्चे वगैरह, तो वहां पे अगर आप देखो तो कोई छोटा बच्चा है, उसको अगर आप देखो तो वो क्या करेगा, मम्मी उनको दूध पिला देंगी, थोड़ा सा खेलेगा करके, और फिर उसके बाद इधर उधर पलट जाएगा और दूध जो उसने पिया था वो फटा हुआ सा दूध उसके मुंह से बाहर आ जाएगा। देखा होगा ऐसे, है ना। तो अब वो दही दही नहीं है वो, ठीक है, दही नहीं है वो, क्या है, फटा हुआ दूध सा बाहर निकल गया। तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि छोटे बच्चों की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें रेनिन ज्यादा पाया जाता है। छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें रेनिन ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, कई बार ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं जो मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि मैम मैं अगर दूध पीता हूं या मैं अगर दूध पीती हूँ तो वो मुझे डाइजेस्ट नहीं होता, वोमिटिंग हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, या गैस बहुत ज्यादा बनने लगती है ना, इस तरह से भी होता है कई बार। तो एक्चुअली में वो क्यों हो रहा है, क्योंकि कुछ लोगों को लैक्टोज टॉलरेंस नहीं होता, मतलब उनके बॉडी में लैक्टोज नहीं पच पाता है, इस वजह से होता है। तो उनको जैसे सोया मिल्क है या फिर आलमंड मिल्क है, ये सब भी वो पी सकते हैं। पर दूध के अलावा और भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनसे उनको पोषण मिल सकता है, जैसे अंकुरित दाना वगैरह आप खा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि एंजाइम होता है रेनिन, दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का यह पाचन करता है, और छोटे बच्चों में इनका निर्माण ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम यहाँ पर बात करेंगे लाइपेज के बारे में। अब हम यहाँ पर बात करेंगे लाइपेज के बारे में। लाइपेज की अगर आप यहाँ पर बात करो तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो लाइपेज होता है वह भी एक प्रकार का एंजाइम है, और यह भी वसा का पाचन करता है। ये भी क्या करता है, यहाँ पर वसा का पाचन करता है। तो लाइपेज की अगर आप यहाँ पर बात करो तो लाइपेज भी एक तरह का एंजाइम होता है, और यह भी वसा का पाचन यहाँ पर करता है। ठीक है, ठीक, चलो अब जल्दी से सभी बच्चे मुझे कमेंट में बताएंगे कि बोलस का क्या मतलब होता है। सभी बच्चे बताएं फटाफट से, बोलस का क्या मतलब होता है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बोलस की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो बोलस जो मुंह में बेसा हुआ भोजन था, वेरी गुड। ठीक है, तो वो तो मुंह में था। ठीक है, हिंदी में बोलिए मैम बोलस, बोलस बोलस, हिंदी में बोल दिया मैंने बोलस। अरे सिया राम जी, क्या काम कर रहे हो आप, प्लीज थोड़ा सा कॉमन सेंस भी आप रखिए, कुछ भी उठा करके कमेंट नहीं करना होता है। चलो बच्चों, अगर तुम लोग सामने होते ना तो मैं तुम्हें मुर्गा बनाती बढ़िया से। मैम आप मांस खाती हैं, वाह, नहीं खाती मैं एग भी नहीं खाती। और कुछ बताएं, और जो खाते हैं
मैं उनका विरोध भी नहीं करती, सबका अपना खाने का तरीका होता है, ठीक है। तो ये इस तरह की जो फालतू की बातें आप कर रहे हो, एक तो आपने अपना नाम नहीं लिखा हुआ है, फालतू की अनशन बातें कर रहे हो, आपको ब्लॉक कर देंगे एडिटर, बिल्कुल सक्रिय हो गए हैं आप। कॉमन सेंस सीखो बेटा, तुम लोग एनडीए की तैयारी कर रहे हो, तुम डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, तुम सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, हाँ एफकेट की तैयारी कर रहे हो, और तुम सभी बच्चे इस तरह की हरकतें करते हो, वेरी शेमफुल। ठीक है मैम, एसिडिटी कैसे हो सकता है? हाँ ये थोड़ा सा साथ का सही है, ठीक है। देखो बेटा, एसिडिटी होने के बहुत सारे कारण होते हैं। पहले नंबर पर कि आपने बहुत ज्यादा खाना खा लिया है और आपके एंजाइम्स को काम करने के लिए जगह नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या होता है कि आपने टाइम पे खाना नहीं खाया। आप अगर टाइम पे खाना नहीं खाते हैं फिर भी इस तरह की स्थिति हो जाती है। कई बार पेट से निकलने वाला जो HCl होता है वो बहुत ज्यादा निकलने लग जाता है, तो भी एसिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है। कई बार आप लंबे समय तक तनाव में रहते हैं या फिर आपकी नींद पूरी नहीं होती है, तो भी एसिडिटी बन जाती है। और कई बार आपकी बॉडी में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब भी आप देखेंगे कि एसिडिटी बन जाती है, ठीक है। चलो, अब जैसे कि बोलस की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे थे, तो जो बोलस होता है बेटा, वो आपके मुंह में चबा हुआ भोजन था। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर अब हम बात करेंगे काइमा के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे काइमा के बारे में, ठीक है। काइमा की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो काइमा, जिसे हम सभी काइम कहते हैं, हिंदी में काइम कहते हैं और वैसे इसको काइमा यहाँ पर कहते हैं। काइमा क्या है? जब आपके स्टमक की बात हो, जब आपके यहाँ पर अमाशय की बात हो और आपके अमाशय में जो भोजन है वह अब आधा पच गया है। भाई यहाँ पर रेनिन ने काम किया, पेप्सिन ने काम किया, HCl ने काम किया और यहाँ पर लाइपेज ने भी काम किया। तो अब जो यहाँ पर आपका खाना है वह कैसा हो गया है? पच गया है, ठीक है। पच गया खाना, अब क्या हो गया? यहाँ पर पच गया, लेकिन पूरी तरीके से नहीं पचा है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि अर्धपाचित भोजन आधा पच गया है और इस तरह के भोजन को हम सभी क्या कहते हैं? काइमा या काइम के नाम से यहाँ पर जानते हैं। और अब ये जो भोजन होगा यह आपके स्टमक से कहां पर पहुंचेगा? आपके छोटी आंत में पहुंचेगा, आपके अमाशय से छोटी आंत में यह पहुंचेगा, ठीक है। तो यहां पर बात आती है कि हमारे अमाशय से छोटी आंत में किसके माध्यम से पहुंचेगा? किसके माध्यम से पहुंचेगा? तो आंसर आप लोगों को यहां पर यह ध्यान में रखना है कि पाइलोरिक वॉल्व, क्या? पाइलोरिक वॉल्व के माध्यम से ये यहां पर पहुंचेगा, ठीक है। तो अगर आप अपने अमाशय को देखते हो ना, तो अमाशय का जो सबसे अंतिम भाग होता है उसको हम सभी पाइलोरस कहते हैं और यहाँ पर एक द्वार होता है, एक द्वार होता है, एक स्फिंक्टर यहाँ पर होता है, ठीक है। उसकी अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो आपको यह यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा कि यह बताइए कि जो भी यहाँ पर भोजन है वह किसके माध्यम से छोटी आंत में पहुंच रहा है? तो आंसर करना पाइलोरिक कपाट यानी कि पाइलोरिक वॉल्व के माध्यम से यहाँ पर अमाशय से भोजन कहां पर पहुंचेगा? तो आंसर करना हमारी छोटी आंत में पहुंचता है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? चल अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहां पर बढ़ते हैं। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि जब हम अपने शरीर को देखते हैं तो हमारे शरीर में, जब हम अपने शरीर को देखते हैं तो हमारे शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं होता। ये बात आप सभी को पता है कि हमारे शरीर को अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप सभी गाय भैंस को देखें, आप सभी मवेशी जंतु जानवरों को देखें, आप सभी रूडिमेंट्स को देखें, ठीक है, कैटल्स को देखें, तो उनके अंदर आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से सेलुलोज का पाचन हो जाता है। गाय भैंस की अगर आप बात करो तो गाय भैंस क्या करती हैं? जाएंगी, फटाफट से पत्तियां खा लेंगी, घास खा लेंगी, भूसा खा लेंगी, चारा खा लेंगी और फिर उसके बाद वह एक जगह बैठ जाएंगे, ठीक है। जब वह एक जगह यहाँ पर बैठ जाएंगी तो वह जुगाली करती हैं। क्या करती है वो? यहाँ पर जुगाली करती हैं। क्या करेंगी वो? यहाँ पर जुगाली करती हैं। जुगाली का मतलब होता है यहाँ पर कि वो अपने मुंह को बार 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 इस तरह से च्विंग करती है। हाँ बहुत अच्छे, जुगाली करती है इस तरह से।
पगुराई करना भी इसे कहते हैं, है ना, बहुत सारे जगह पर इसे पगुराई करना भी यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, सेल्यूलोज के बारे में, तो ह्यूमंस जो हम सभी होते हैं, ह्यूमंस, हम सभी सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम रूमिनेंट्स यानी मवेशी जंतु जानवर, जुगाली करने वाले जंतु जानवरों की बात करें तो वो सेल्यूलोज का पाचन कर लेते हैं। और ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। यहाँ पर आपको यह ध्यान में रखना है कि जब हम इस तरह के जंतु जानवरों को देखते हैं, इस तरह के जंतु जानवरों के स्टमक को देखते हैं, अमाशय को देखते हैं, तो इनका जो अमाशय होता है वह 4 भाग में बटा हुआ होता है। और 4 भाग में जो यह बटा हुआ होता है उसमें से जो एक भाग आपको यहाँ पर दिखाई देता है उसे हम सभी रूमेन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? रूमेन के नाम से यहाँ पर जानते हैं। और जब हम इस स्थान को देखेंगे, जब हम इस रूमेन को यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ जीवाणु हमको मिलेंगे। और ये जीवाणु क्या कहलाए जाएंगे? मिथेनोजेनिक जीवाणु। ये क्या यहाँ पर कहलाए जाएंगे? मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया यहाँ पर कहलाए जाएंगे। ठीक है, और ये जो जीवाणु होते हैं यह किस तरह का श्वसन करते हैं? अवायवीय श्वसन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन। ठीक है, अवायवीय श्वसन ये सभी यहाँ पर करते हैं। अवायवीय श्वसन का क्या मतलब होता है? एक ऐसा श्वसन कि ऑक्सीजन नहीं है फिर भी यह श्वसन की प्रक्रिया कर रहे हैं। ऑक्सीजन नहीं है फिर भी ये श्वसन की प्रक्रिया कर रहे हैं। तो जो बैक्टीरिया होती हैं वो वैसे भी अवायवीय श्वसन यानी बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी श्वसन यहाँ पर कर लेती है। ठीक है, आगे हम यहाँ पर बात करते हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मीथेन गैस बनती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मीथेन गैस बनती है। और ये मीथेन गैस आगे जाकर के ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापन का भी कार्य यहाँ पर करता है। वैश्विक तापन का कार्य भी यहाँ पर यह करता है। ठीक है, और यहाँ पर जो पाचन हो रहा है उसको कराने में कौन मदद कर रही है? ये बैक्टीरिया यहाँ पर मदद कर रही है। ठीक है, हाँ, गोबर में भी पाए जाते हैं। ठीक है, चलो तो एक बार फिर से मैं यहाँ पर बता दूं पहले नंबर पर। ठीक है, मानव शरीर सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, गधा, खच्चर इन सभी की बात करो तो ये सेल्यूलोज का पाचन बहुत आसानी से यहाँ पे कर लेते हैं। इस तरह के जो जंतु जानवर होते हैं उनको हम सभी क्या कहते हैं? मवेशी कहते हैं, रूमिनेंट्स कहते हैं। रूमिनेंट्स का क्या मतलब है कि अगर आप इसके अमाशय को देखो तो इसके अमाशय में 4 भाग दिखाई देंगे, जिनमें से जो एक भाग यहाँ पर होगा वो है रूमेन। ठीक है, एक भाग क्या होगा? रूमेन। रूमेन की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो रूमेन में यहाँ पर आपको मिथेनोजेनिक जीवाणु मिलते हैं, ऐसे जीवाणु जो मीथेन गैस यहाँ पर बनाते हैं, जो आगे जाकर के वैश्विक तापन का काम यहाँ पर करता है। ठीक है, चलो तो कल की क्लास में मैं आप लोगों को कराऊंगी छोटी आंत, बड़ी आंत और टेस्ट लूंगी मैं कल की क्लास में। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप सभी तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।